Hello everyone, this is Neetu Rani and today we are going to discuss revision summary of communication from NTA UGC NET General Paper 1. So before discussing the revision summary, पहले हम जानेंगे importance of the topic. So इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बेसिकली 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और वेटेज बन जाता है आपका 10 मार्क्स का. नाउ डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं तो बात कर लेते हैं. 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के ही होते हैं. 20% आपको थोड़ा बहुत हाई कॉन्सेप्ट लॉजिक्स पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं, वो डिफिकल्ट हो जाएंगे. ओके, सो बेसिकली आप मान के चलें कि इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब स्टार्ट करते हैं हम इसके रिविजन को. तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है. इंट्रोड्यूस करते हैं कम्युनिकेशन होता क्या और कैसे ये हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है. इवन कम्युनिकेशन का जो यूजेज है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, टीचर का टोन कैसा होना चाहिए, स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड होता है. सो बेसिकली वी डिफाइंड कम्युनिकेशन, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन. ओके, कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से बात करना. बात करते वक्त हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, राइट. सो पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब लाइक आप कह सकते हैं ए ने बी को बताया, ए और बी एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, राइट. सो ए जो है बी को बताता है क्योंकि बी उस दिन एब्सेंट था कि कल यूनिट टेस्ट होने वाला है, ठीक है, या फिर क्लास टेस्ट होने वाली है. सो ए ने इंफॉर्मेशन शेयर किया बी से. अब बी ने क्या समझा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि ए ने कितनी क्लैरिटी के साथ बोला. तो वही सेम चीज है कि पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और साथ ही के साथ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही तो ये एक तरीके का ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन पीपल कि वो कैसे उस बात को समझते हैं. ए ने बी से जो बोला क्या बी ने उसको एग्जैक्टली वही समझा जो ए कहना चाह रहा था. ऑल दोज थिंग्स. ऑल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सम मैसेजेस. जितने भी कम्युनिकेशन की बात करें, आगे आपको कई सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, तो सबका जो बेसिकली यूजेज है वो यही है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, मैसेज को शेयर करना. मैसेज भी क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो उसको शेयर करना. और अंडरस्टैंडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं ना, तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग भी बनाए रखना. सो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोशल एक्टिविटीज में भी. सोशल मतलब सामाजिक. सामाजिक कब होता है इंसान, जब एक दूसरे को, एक पर्सन बहुत सारे लोगों से अपना मतलब अच्छा कांटेक्ट बना पाता है, अच्छे से अपनी जो सोच है, अपनी राय है एक दूसरे तक भेज पाता है, बता पाता है. वो क्या है, कम्युनिकेशन है. और तभी कहते हैं ये पर्सन सोशली एक्टिव है ना. So we can classify communication as intrapersonal, group communication, meta communication, upward communication, downward communication, lateral, diagonal, formal, informal, oral, written, non-verbal, verbal. सारे के सारे ये होते क्या है. So types of communication. We have classified the communication like this. अभी हम सभी को देखेंगे जो इसमें से important वाले होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो कम्युनिकेशन जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. किसी भी बिजनेस में आप देखेंगे तो एक कम्युनिकेशन ही है जो कि सबसे पहला और बेसिक रिक्वायरमेंट होता है. अगर कोई एक कंपनी ए है और बी कंपनी है, दोनों एक दूसरे के बीच में मर्जर चाहते हैं या दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, तो उससे पहले कम्युनिकेशन होता है. इफ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एफिशिएंटली तो डेफिनेटली वो दोनों अपना कॉन्ट्रैक्ट पास करा सकते हैं, राइट. सो एक बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारे तरीके से. आगे हम देखेंगे. एग्जाम्पल देख लो. ही इन्फॉर्म्स द कंज्यूमर अबाउट हिज प्रोडक्ट. अब जो बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बिजनेसमैन हो गया और ये हो गया कंज्यूमर जो कि उसके खरीदने आए, ठीक है. तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बिजनेसमैन बताएगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और बाकी जो कंपनीज है उससे हमारे प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, क्या आपको एक्स्ट्रा फायदे होंगे. वो सारी चीजें वो मोटिवेट कर रहा है. जो मोटिवेट करना अपने काम के बारे में, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बताना, ताकि ये जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो उसके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव फील करे और डेफिनेटली लेना ही चाहे. तो ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है. तो बिजनेस में आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
अब कम्युनिकेशन के सिंपल डेफिनेशंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या हो सकता है आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे दिए जाए कम्युनिकेशन के सिंपल पॉइंट्स में, सिंपल डेफिनेशन में, आपको बताना है इनमें से कौन सा डेफिनेशन इनअप्रोप्रिएट है। तो अप्रोप्रिएट वाला जानोगे तो इनअप्रोप्रिएट वाला ऑटोमेटिकली जान जाओगे, है ना। सो कम्युनिकेशन सिंपली क्या होता है, मीन्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कोई एक इंफॉर्मेशन है, आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो आप बात करके, मैसेज के जरिए, टाइप करके, वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, किसी भी जरिए आप शेयर करते हैं। और क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन इज गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। कम्युनिकेशन में कह सकते हैं मैसेज देना और रिसीव भी करना, ये भी आ जाता है, राइट। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। एक से ज्यादा पर्सन तक हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर एक से ज्यादा लोग मिलकर एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों तक, है ना। तो ये भी आपका एक कम्युनिकेशन का सिंपल सा डेफिनेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे, तो एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ट्रांसमिशन मतलब कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज ensured by feedback for the purpose of eliciting actions which will accomplish organizational goals। मतलब एक तरीके से जो भी ट्रांसमिट किया हमने उसका एक कॉपी बना के रख लिया, ताकि अब जब फीडबैक की बात है, लाइक मान लो एक सिंपल से एग्जांपल, ए और बी, अगेन मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ। ए कंपनी ने बी कंपनी को मेल भेजा कि यस हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करते हैं, और जो भी अप्रूवल में उसने लिखा होगा उसने भेजा। अब बी क्या करेगा, इसकी कॉपी रख लेगा और वो भी बोल देगा कि हाँ भाई मैंने अप्रूव कर दिया। लेकिन कल को अगर ए पलटता है तो उसके पास एज अ फीडबैक देने के लिए उसका रेप्लिका है, कॉपी है। सो ये इस तरीके से एक कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। अब मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में देख लेते हैं कि कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से बना है, दैट इज कम्युनिस, और यू कैन से कम्युनिकेयर, दोनों वर्ड लैटिन वर्ड है, राइट। इसी से कम्युनिकेशन बना, और इन दोनों वर्ड का मतलब है टू मेक कॉमन, कॉमन, किसी चीज को कॉमन बनाना। और वो चीज कॉमन कैसे हो सकती है, डेफिनेटली जब वो सबको पता हो। सबको कैसे पता चलेगा, जब हम उसको शेयर करेंगे, है ना। इसीलिए कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है टू मेक कॉमन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, रिक्वायरमेंट्स। और देयरफॉर कम्युनिकेशन जो है एक तरीके का, हम थॉट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन अपने स्पीच के जरिए, अपने सिग्नल्स के जरिए, अपने राइटिंग्स के जरिए एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, अब बिल्कुल जानते होंगे, वर्क्स वेल विद फीडबैक, है ना। अब ए ने बी से पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क विद आवर कंपनी। सो बी ने अगर रिप्लाई नहीं किया, कभी ना कभी तो वो रिप्लाई करेगा येस और नो, है ना। तो ये 2 वे हो गया, रिसीव भी हो रहा है, सेंड भी हो रहा है, फीडबैक भी दे रहा है वो, और ये हेल्प करता है टू कंफर्म दैट इंटेंडेड मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेंड और नॉट। ठीक है, कि वो मैसेज जिस इंटेंशन से भेजा गया था क्या वो उस तक पहुंचा, क्या उसने समझा इस बारे में, राइट। नाउ कम्युनिकेशन को बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से भी डिफाइन किया है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे एलन लुइस कहते हैं कि कम्युनिकेशन को वो डिफाइन करते हैं एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब वही सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करना, भले ही वो उसको फुल कॉन्फिडेंस से समझे या ना समझे, है ना। और कुन्स एंड ओ डोनल कहते हैं कि कम्युनिकेशन अगेन फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस, उन सभी को एक्सचेंज करने का जरिया, एक दूसरे से शेयर करने का जरिया है, बट 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन। डेफिनेटली आप खुद से तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करोगे, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के साथ ही करोगे। थर्ड वन, जॉर्ज टेरी कहते हैं कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ताकि सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स, मतलब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बने और काम इफेक्टिवली हो। पीटर लिटिल कहते हैं कि कम्युनिकेशन अगेन एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन, इमोशंस होता है, अगेन बाय 2 और मोर पर्संस। एंड लास्टली W.H. न्यूमैन एंड C.F. समर जूनियर कहते हैं कि देयर आर मेनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एग्जिस्ट एंड टचेस all the aspects of communication process in general terms such as business communication,
ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन प्रोसेस ऐसा है जो कि बिजनेस को भी कम्युनिकेटिव बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो हम कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशन के टर्म्स में भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन स्कॉलर्स ने कॉमन डेफिनेशंस दी हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है वो जानते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है व्हेन अ कंसाइज, मतलब बहुत ही छोटा और बहुत ही क्लियर मैसेज डिलीवर होता है अच्छी तरीके से, और जिसको भेजा जा रहा है, लाइक ए ने बी को भेजा, तो ए ने एक बहुत ही सिंपल, छोटा और बहुत ही क्लियर वे में मैसेज लिखा, और वो मैसेज डिलीवर भी हुआ सही से, और इस पर्सन के द्वारा सही से रिसीव भी किया गया और अंडरस्टैंड भी किया गया, तभी वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन सुन लेता है लेकिन बात नहीं समझ पाता, तब भी वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। समझ में भी आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। सो क्या क्या कंपोनेंट चाहिए कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन को बिगिन करना होगा विद एन इम्पल्स और मोटिवेशन टू पास ऑन अ मैसेज मेड अप ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली एक मैसेज आपका बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, है ना। तो वो मोटिवेशन मतलब समझ में आए, उसके साथ स्टार्ट करना। इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर ट्रांसमिशन। मतलब जो मैसेज है उसको एनकोड किया गया, मतलब लिखा गया और ट्रांसमिट कर दिया गया, ये हो जाता है एनकोडिंग में। देन इनपुट इज द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट बिल्ड अप इन द ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर। अब जो एनकोडिंग किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है? इनपुट को किया जा रहा है एनकोड, वो एनकोड क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है, लेकिन वो इनपुट क्या है? जो मेरे माइंड में थॉट आया, जो मैं सामने वाले पर्सन को भेजना चाहती हूँ अपने माइंड में जो भी बातें हैं, दिस इज व्हाट इनपुट, उसी को हम एनकोड करेंगे। एंड व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज द एनकोडेड मैसेज, वो एनकोडेड मैसेज जिसको कि सेंडर भेज रहा था, ठीक है, बाय द इंफॉर्मेशन सोर्स लाइक एन इंडिविजुअल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर चीज जो कि रिसीव किया गया एनकोडेड मैसेज, वो आउटपुट होगा। अब उस आउटपुट को डिकोड किया जाएगा, ठीक है। डिकोड कौन करेगा? रिसीवर करेगा। डिकोड मतलब जो मैसेज भेजा गया उसको इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। नाउ फीडबैक, अभी सबसे लास्ट फाइनल और इंपॉर्टेंट स्टेज होता है फीडबैक। ये होता है रिस्पॉन्स या फिर मैसेज जिस भी फॉर्म में किया गया है। अगर वर्बल है तो वर्बल वे में, अगर ओरल है तो ओरल वे में, ठीक है, रिटर्न है तो रिटर्न वे में। तो ये फीडबैक होता है दैट द रिसिपिएंट, और यू कैन से जिसने डिकोड किया था मैसेज को, दैट इज डिकोडर, उसने सेंडर और एनकोडर को पलटकर रिस्पॉन्स दिया। अब वो रिस्पॉन्स ही आपका फीडबैक होता है। अब लाइक मान लो मैंने पूछा हाउ आर यू, और मेरी वॉइस क्लियर नहीं गई, तो सामने वाला पर्सन को सॉरी आई डिडंट गेट, मतलब उसने समझा ही नहीं, बट मुझे एक फीडबैक मिला कि उसको समझ में नहीं आया। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, राइट। कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देख लेते हैं, जो सेंडर है उसका क्या काम होता है। सेंडर जो है वही तो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज सेंड करेगा, तो सेंडर के आइडियाज होते हैं। सेंडर ही उस आइडिया को एनकोड करता है, एंड देन उस मैसेज को जिसको उसने इस आइडिया में उस आइडिया को जिसके अंदर उस मैसेज के जरिए उसने लिखा, उसको ट्रांसमिट करता है किसी भी एक मीडियम के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप कर लो, मैसेंजर कह लो, फोन के जरिए कह लो, है ना। नाउ ये तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आइडिया निकालना, इनकोड करना, देन ट्रांसमिट करना थ्रू अ मीडियम। देन रिसीवर उस मैसेज को पाता है, मैसेज को डिकोड करता है, अगर उसको समझ में आया तो वो फीडबैक देता है। तो ये 3 काम हो गया रिसीवर का। फीडबैक जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक रिस्पॉन्स होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो कि इंडिकेशन देता है कि कम्युनिकेशन अब इफेक्टिवली चल रहा है, सामने वाला एक दूसरे की बात समझ पा रहा है। एंड इट इज द गाउज ऑफ एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक टू फीडबैक होता जा रहा है, मतलब मैसेज टू मैसेज रिप्लाई आ रहा है, या फिर जो भी थॉट्स आइडियाज शेयर किया जा रहा है कोई भी मीडियम का यूज करके, तो अगर फीडबैक टू फीडबैक आ रहा है, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, फीडबैक ऑफ अ मैसेज कम्स फ्रॉम व्हाट? सैटेलाइट, मीडिया और ऑडियंस और कम्युनिकेटर। डेफिनेटली ऑडियंस से आएगा ना। अगर आप स्टेज ऑडियंस को अभी आप यहाँ पर रिसीवर मान के चल लो, क्योंकि मीडिया क्या है वो तो सिर्फ आपको बताती है, सैटेलाइट भी आपको बताता है, कम्युनिकेटर भी बताता है, ऑडियंस जो वो रिसीव करती है देन फीडबैक देती है। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
अगेन देखो कम्युनिकेटर के बारे में आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिया है, आपको इसमें से करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है, तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में दें, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कम्युनिकेशन के जो कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो बोल रहा है, उसके बाद जो सेंस है, जो आइडियाज अपने को दे रहा है, अपने दिमाग से ही दे रहा है, वो फाइन हो, सही हो, ठीक है। खराब दिमाग वाला कोई कुछ भी बोल देगा तो उसको सुनेगा ही नहीं कोई। कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर जो है उसका काम है बोलने का, वहां जब हम कुछ बोलते हैं वहां पे टॉलरेंस पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, वहां पे हम एक थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलरेट करने की बात ही नहीं है। कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, अगर वो सॉफ्ट स्पोकन ज्यादा होगा, कई बार ऐसा होता है वहां पर हमें स्ट्रांगली भी अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, तो कम्युनिकेटर नहीं, मतलब अच्छे से नहीं वो अपने पॉइंट्स रख पाएगा। कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी, जब कोई बात रखी जा रही है वहां पर पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस कोई मैटर नहीं करती। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके आइडियाज सही हो, मतलब कि उसका सेंस बिल्कुल सही हो। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे टाइप्स थे, तो यहाँ पर टाइप्स में वहां पर आपको एक तरीके से ओवरऑल बता दिया था, बट यहाँ पर हमने टाइप्स को 2 तरीके से बांटा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिसीवर्स, जो मैसेज जिसको भेजा जा रहा है वो कितने लोग हैं, कितने तक वो पहुंच रहा है, उसके हिसाब से भी हम कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिसीवर्स, राइट। लाइक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, देन मास कम्युनिकेशन। अभी चारों चीजें होती क्या, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। और उसके बाद हम देखेंगे बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम एम्प्लॉयड, किस मीडियम के जरिए भेजा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया आपका, मेटा कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल, डायगोनल, राइट। अभी इन सभी को भी देखेंगे। पहले हम देखेंगे जो नंबर ऑफ रिसीवर्स पे जो कम्युनिकेशन बनाए गए, टाइप्स बताए गए, ठीक है। तो देखो इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब कोई पर्सन खुद से ही बात कर रहा है, एक पर्सन है, कभी कभी होता है ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या अकेले में बात कर रहे होते हो, कभी खुद को भी समझाते हैं हम, है ना। तो जब खुद एक पर्सन खुद से बातें कर रहा हो, ठीक है, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल सॉलिलोक्विज और असाइड्स इन ड्रामेटिक वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स में होता है ना, कई बार हम खुद से ही कई सारे पॉइंट्स बोल रहे होते हैं, काफी कुछ एक डायलॉग चल रहा होता है। नाउ व्हाट इज इंटरपर्सनल, इसका जस्ट अपोजिट, जब हम दो या दो से ज्यादा दो पर्सन के बीच में बातें हो रही है, ए ने बी से कुछ कहा, इंटरपर्सनल, 2 पर्सन के बीच में, इंटर मीन्स बीच में, इन बिटवीन, ठीक है, मैसेज एक्सचेंज हो, जैसे कि कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, डायलॉग चल रहा है, कोई इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, 2 पर्सन के बीच में, और वहां पे और बाकी भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी प्रेजेंस नहीं हो, लेकिन और बाकी प्रेजेंट हो एज अ ऑडियंस। मान लो यहाँ पर सी, डी, ई, एफ, ये सारे हो, बट ये लोग उस कॉन्वर्सेशन में शामिल ना हो, एज अ ऑडियंस देख रहे हैं। देन ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इंटरपर्सनल में क्या था, 2 था, जब मोर देन 2 पर्सन हो, वो एक स्मॉल ग्रुप या लार्ज ग्रुप बन सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, क्लब, क्लासरूम। तो इस जगह पे जब कम्युनिकेशन हो इन विच ऑल इंडिविजुअल्स रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और वो सभी के सभी एक दूसरे से बात करें, लाइक ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे सारे हैं, और सी भी बात कर रहा है, डी भी बात कर रहा है, ई भी बात कर रहा है, एफ भी बात कर रहा है, उस कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, इट अकर्स व्हेन मैसेज इज सेंड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, कई सारे लोगों को वो मैसेज भेजा जा रहा है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई न्यूज छाप दी गई, और न्यूज क्यों वहां पर प्रिंट की गई है, ताकि उसको करोड़ों लोग देखें, अवेयर हो जाए, रेडियो पे डाल देना उस बात को, टेलीविजन पे डाल देना, है ना। इस प्रोसेस में हर एक पर्सन जो है वो फेसलेस इंडिविजुअल होता है, क्योंकि वो कौन को रिसीव कर रहा है नहीं पता, है ना, एंड ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल रिस्पॉन्स और फीडबैक। अब एक बात बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर फीडबैक रिक्वायर्ड नहीं होता, तो दिस इज आपका मास कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर फीडबैक नहीं चाहिए होता, क्योंकि वहां पर सिर्फ बात बता दी जाती है, पलट के लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देख लो एक क्वेश्चन है, डिडैक्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, किस टाइप के कम्युनिकेशन में आता है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, रिलेशनल, तो ये होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में डिडैक्टिक कम्युनिकेशन।
अब ये होता है कि एक बार देख लो, ये एक तरीका थ्योरी ऑफ टीचिंग है। इंटरपर्सनल में क्या था, ए और बी के बीच में बात, बस है ना, एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है बिटवीन टू पर्सन्स, दैट इज डिडैक्टिक। ठीक है, दो डिडैक्टिक ऐसे याद रख सकते हो। इन अ वाइडर सेंस एक थ्योरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है टीचिंग एंड लर्निंग का, तो इसको कह सकते हैं डिडैक्टिक। ठीक है, जैसे डिमार्केशन फ्रॉम मैथमेटिक्स, साइंस ऑफ लर्निंग, डिडैक्टिक रेफरेंस दिए जा रहे हैं साइंस ऑफ टीचिंग में एक दूसरे को। और ये एक तरीके का मेथड हो गया टीचिंग का, दैट फॉलोज अ कंसिस्टेंट साइंटिफिक अप्रोच। यहाँ पर एक अप्रोच हो रहा है जहां पर स्टडी से रेलेवेंट सारी चीजें हो रही है। एजुकेशनल स्टाइल को यहाँ पर देखा जाए टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल वे में होता है, इज ऑफन कंट्रास्टेड एंड डायलेक्टिक्स एंड द सोक्रेटिक मेथड, सब कुछ इसके अंदर रहता है। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं एजुकेशनल मेथड हो जाता है, बट ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। देन कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज, अभी आपको बताया था क्या होता है, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट। ठीक है, नॉन वर्बल मतलब जहां पर हम वर्बल यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसका सही जो क्रोनोलॉजी है वो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम साइन प्रोवाइड करते हैं, उस साइन को सिंबलाइज करते हैं, एंड देन उसको कोड किया जाता है, एंड देन कलर्स। ठीक है, अब देखो नॉन वर्बल में एक तरीके से एक पर्सन है जो कि बोल नहीं सकता। ठीक है, तो वो अपनी बात सिग्नेचर्स के जरिए रखेगा। अब उन सिग्नेचर्स का कुछ ना कुछ सिंबलाइजेशन होगा, है ना, एंड देन उन सिंबलाइजेशन को जो सामने वाला रिसीवर वो डिकोड करेगा, तो उसके लिए वो एक कोड हो गया, एंड कलर्स। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अभी मैंने एग्जाम क्वेश्चन इसलिए पहले दे दिया ताकि आप समझे कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन करना क्यों जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पीछे में भी कि हम इन सभी को डिस्कस करेंगे, तो वही अभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम वर्ड्स या रिटन स्पोकन वे में किसी चीज को बता रहे हैं, बाय स्पीकिंग, या फिर हम सुन रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं, रीड करके बता रहे हैं, या फिर थिंक कर रहे हैं। सो ऑल दिस कम्स अंडर वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर ये सारी चीजें तो डेफिनेटली नहीं इंक्लूडेड होंगी। तो इंक्लूडेड क्या होगा, हम पिक्चर्स का यूज कर रहे हैं, सिग्नेचर्स का, साइंस का, गेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशन फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन्स, राइट। तो ये नॉन वर्बल हो गया, एंड इट इज डन थ्रू साइन लैंग्वेज, कह सकते हैं एक्शन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, जहाँ पिक्टोरियल चीजें हम यूज कर लेते हैं, है ना। एंड इट फ्लोज थ्रू ऑल एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग को हम एक्ट करके बता रहे होते हैं, सिंबल्स, ये सारी चीजें को यूज करके। तो एक तरीके का ये वर्ड लेस मैसेज होता है, कोई वर्ड नहीं होता। गेस्चर, मूवमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, यही सारे लैंग्वेज आपको एक पर्सन के मैसेज को दूसरे पर्सन तक कन्वे करते हैं। नाउ व्हाट इज मेटा कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर जो स्पीकर की चॉइस होती है, स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड अनइंटेंशनली communicates something more than what the actual word says। कहते हैं डबल मीनिंग बातें, कि एक कोई बात है उसके एक से ज्यादा मतलब हो जाए, और वो इंटेंशन मान लो कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा एक नेगेटिव है, लेकिन सामने वाला पर्सन तो कुछ भी तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है, तो अनइंटेंशनल वे में वो कुछ और उसको समझ जाए, तो ये मेटा कम्युनिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ फ्लैटरिंग रिमार्क लाइक, मतलब एक तरीके से चापलूसी आप देख सकते हैं, आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड। तो ये एक सेंटेंस कहा कि मैंने आपको इससे पहले कभी भी अच्छे से रेडी हुए नहीं देखा, इतना अच्छे से ड्रेसिंग करते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर ये तो चापलूसी करने के मैटर से बोल रहा था सामने वाला पर्सन, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है द रेगुलर अटायर ऑफ द लिसनर नीडेड इंप्रूवमेंट। तो सामने वाला ये भी तो कह सकता है कि अच्छा रोज में इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्या, या रोज में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, हो सकता है ना इसका मतलब। तो एक ही बात जो कि अनइंटेंशनल वे में उसको गलत लग गया, वो कुछ और कहना चाह रहा था, राइट। देन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जाते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि एक मैनेजर बात करता है, एक स्कूल में हम फॉर्मल वे में बात करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज फॉर्मल। द कम्युनिकेशन जो है वो एक फॉर्मल चैनल के जरिए होता है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होता है पोजीशंस उनकी, मतलब एक मैनेजर है तो वो अपनी पोजीशन को लेकर वहां पे बात कर रहा है कि हाँ मैं मैनेजर हूं तो मैं ढंग से बात करूंगा, मेरी हर बात समझ में आनी चाहिए, मुझे मिसबिहेव नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट फॉर्मल वे में, ठीक है, कोई पर्सनल अपनी दुश्मनी नहीं निकालनी है वहां पर।
एंड दिस इंश्योर्स द इंफॉर्मेशन फ्लोज ऑर्डरली। और इससे क्या होगा, जब अननेसेसरी बातें नहीं होंगी तो इंफॉर्मेशन ऑर्डरली फ्लो होगा, टाइमली काम होगा और एक्यूरेसी बनी रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन डिसीजन या मेमो रिमाइंडर है वो यहाँ पर इसी पाथ को फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ इनफॉर्मल क्या हो गया, जब हम अपने ऑफिस से बाहर होते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो गया इनफॉर्मल, ठीक है। और ये नॉट ऑफिशियल होता है एक तरीके से, है ना, डेफिनेटली नॉट ऑफिशियल होगा। एंड इट इज इवन डिस्करेज्ड और लुक डाउन अपॉन। कई बार ये खराब भी हो जाता है, कई बार आप डिस्करेज भी हो जाते हो इनफॉर्मल बात करके, है ना। बट देन इट इज वेरी मच देयर एंड हैज बीन गिवन द नेम ग्रेप वाइन प्रिसाइसली। इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इट रन्स इन ऑल डायरेक्शंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, आप कुछ भी कैसे भी बोल सकते हो, आपका यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज ग्रेप वाइन। नाउ व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? सो द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे जाने वाला, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इनबिल्ट हिरार्किकल सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप एक हिरार्की बनी होती है। ये मैनेजर की पोजीशन है, ये इससे नीचे की पोजीशन है, टीम लीडर की है, देन टीम मेंबर्स की है, ऑटोमेटिकली बनी होती है। एंड इन दैट, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कम्युनिकेशन इनवेरिएबली फॉलोज डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैनेजर है, जो सबसे हाई पोजीशन वाला है, वो अपने से छोटे से बात करेगा, देन वो अपने छोटे से बात करेगा। दिस इज डाउनवर्ड वे। नाउ व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन? डेफिनेटली उसका अपोजिट होगा, बॉटम टू टॉप। जब हिरार्की में जो लोअर लेवल का पर्सन है हायर लेवल के पर्सन से बात कर रहा है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। द मेन फंक्शन इज टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द अपर लेवल। अब कई बार ऐसा होता है कि अपर लेवल में जो लोग होते हैं, मैनेजर्स, आपने देखना किसी भी कंपनी में कम होते हैं और अंदर के जो मेंबर्स होते हैं, जो इंटरनली काम कर रहे होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। बट वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर किसी के साथ, तो वो जाकर अपने अपर जो स्टाफ है उससे जाकर बोलेगा। तो ये हो गया आपका अपवर्ड, ठीक है। तो ये रिवर्स होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। लेटरल और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, अब इसको जान लेते हैं। जब कम्युनिकेशन होती है दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, हु आर सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर द सेम पर्सन, और वो एक ही पर्सन के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, और दोज हु आर वर्किंग ऑन द सेम लेवल, तो उसको हम लेटरल कहते हैं। मतलब एक मैनेजर का दूसरे मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन होना, तो इसलिए हम इसको लेटरल और हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटवीन फंक्शनल मैनेजर्स, दो मैनेजर्स हैं, है ना। एंड इट इज नेसेसरी फॉर रिव्यूइंग द एक्टिविटीज। अब ये लेटरल कम्युनिकेशन क्यों होता है? लाइक मान लो कि एक कंपनी में 5 मैनेजर्स हैं, ठीक है, और हर एक मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट असिस्ट करने का काम दिया गया है। अब वो पूरा प्रोजेक्ट मिलकर एक कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होना है, तो इनके बीच में एक मीटिंग हो रही है ना। तो ये क्या हो रहा है, कंपनी में रिव्यू लिया जा रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है, तुम्हारा कैसे चल रहा है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इसको हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि डायगोनल कैसे बनता है आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल, उसके बीचों बीच, तो ये आपका एक क्रॉस वाइज भी हो गया। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पर्सन एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैनेजर से ही बात करेगा, को मेंबर को, मतलब एक तरीके से टीम लीडर से ही बात करेगा, नहीं, हर एक लेवल के पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो हो जाता है डायगोनल। जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेनिंग सुपरवाइजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, दोनों अलग अलग पोजीशंस हैं। रिगार्डिंग द ट्रेनिंग ऑफ अ फ्यू एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये डायगोनल हो गया। और इस टाइप के कम्युनिकेशन जो है यूज टू स्पीड अप इंफॉर्मेशन फ्लो। इससे क्या होगी, इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी एक दूसरे तक पहुंचेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बनेगा, और डेफिनेटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसमें अचीवमेंट करने में आसानी होगी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन में बात करें तो अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस इज व्हाट? मतलब सबसे बड़ा जो रुकावट है कम्युनिकेशन में मैसेज को रिसीव करने में, वो क्या है? कि रिसीवर रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, सेंडर तो भेज पा रहा है। ऑडियंस एटीट्यूड, ऑडियंस नॉलेज, ऑडियंस एजुकेशन और ऑडियंस इनकम। डेफिनेटली एटीट्यूड, इनकम कहाँ से आ गया? एजुकेशन। जब कोई कुछ बोल रहा है तो उसका एटीट्यूड क्या है? लाइक मान लो वही वाली बात है, फ्लैटरिंग वाली, जो अब मैंने एग्जांपल बताई थी, वो उसकी तारीफ कर रहा था, है ना।
बट उसने कुछ अलग तरीके से बोला होगा, तभी तो सामने वाला पर्सन को लगा कि अरे ये तो मुझ पे एक तरीके से कमेंट करे कि हमेशा ड्रेस तुम्हारे अच्छे नहीं थे, आज अच्छे लग रहे हो, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑडियंस एटीट्यूड। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है, ठीक है। तो प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड द लेक्चर इन द क्लासरूम। तो ये बिल्कुल लेक्चर जो है एक टीचर ने वहां क्लास में खुद अपने मुंह से बोला, ये तो वर्बल है। अब बाकी क्यों नहीं है वो देख लो। सिग्नल एट द क्रॉस रोड चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू रेड ऑरेंज। अब ग्रीन से ऑरेंज में चेंज हो, उसमें किसी पर्सन ने कुछ बात की नहीं, यहाँ पे सिंबलाइज किया गया, और सिंबल जो है नॉन वर्बल होता है, तो ये तो नहीं होगा। अ चाइल्ड वॉज क्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मदर। एक बच्चा रो रहा है ताकि मदर उसको आकर देखे, उसको संभाले, बट इनडायरेक्टली वो ये कर रहा है ना, रोकर वो इनडायरेक्टली अपनी मम्मी को बुला रहा है। डायरेक्टली वो बुलाता तब वो कहलाता वर्बल, तो अगेन ये भी सिंबलाइज किया जा रहा है। दीपक रोट अ लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन। अब दीपक ने लीव एप्लीकेशन के लिए एक लेटर लिखा, डायरेक्टली तो नहीं कहा, एक लेटर के जरिए वो बात गई, अगेन ये नॉन वर्बल हो गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन प्रोफेसर शर्मा ने डिलीवर किया लेक्चर डायरेक्टली क्लासरूम में। अब द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम्स इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड मशीन्स इज नोन एज व्हाट। एक साइंस है, साइंस के अंदर एक ऐसा स्टडी जिसमें कि ह्यूमन, एनिमल्स और मशीन के फीडबैक सिस्टम्स को देखने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा। रिवर्स कम्युनिकेशन, सिलेक्टिविटी स्टडी, रेस्पॉन्स एनालिसिस, या फिर साइबरनेटिक्स। डेफिनेटली ये साइबरनेटिक्स कहलाएगा। अब जरा साइबरनेटिक्स के बारे में देख लीजिए। तो एक ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है ये फॉर एक्सप्लोरिंग रेगुलेटरी सिस्टम्स, जहां पर हम स्ट्रक्चर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड पॉसिबिलिटीज देखते हैं। तभी तो यहाँ पे तीनों की बात हो रही है। नॉर्बर्ट वेनर ने डिफाइन किया था सबसे पहले साइबरनेटिक्स को इन 1948 में, और यहाँ पर हम कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना, उसको स्टडी करना एनिमल और मशीन के बीच में जो होती हैं, है ना। ये 21st सेंचुरी की बात करें तो ये टर्म है, ये एक तरीके से कहा गया था इस टर्म को कि कंट्रोल ऑफ एनी सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज साइबरनेटिक्स। इसको अगेन से यूज किया गया। इसको और भी कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक स्टडी होती है कि कैसे ह्यूमन, एनिमल्स और मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट करे और कंट्रोल करे, राइट, दैट इज साइबरनेटिक्स। अब कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर अगर हम बात करें तो सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बिजनेस के पॉइंट को लेकर बताया था, ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन दे, पूछ सके, इंस्ट्रक्शंस दे सके, एडवाइसेस दे सके, सजेशंस बना सकते हैं, रिक्वेस्ट देना, है ना, एंड एक दूसरे को के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री करते हो कि नहीं, अग्रीमेंट देना। सो ये कम्युनिकेशन का बेसिक इंपॉर्टेंस है। और समटाइम्स हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्लेन करने के लिए, वार्न करने के लिए किसी को, इस इंटेंशन से भी हम किसी को कुछ बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू दिस एंगेडली एंड गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, और ये कम्युनिकेशन फिर आगे चलकर आर्ग्यूमेंट बन जाता है। इफ वी लर्न टू कंप्लेन एंड वार्न इन एन एक्सेप्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। अब देखो यहाँ पर इस बात को कही गई है कि अगर हम लड़ के बात करें और धमकियां देने लग जाएं तो आगे चल के आर्ग्यूमेंट बन जाता है, और फिर कम्युनिकेशन वर्बल नहीं, नॉन वर्बल भी नहीं, वॉयलेंस बन जाता है, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वार्निंग और कंप्लेन को भी एक्सेप्ट किया जाए तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और सीरियस इंटेंशंस टू बी कैन बी कन्वेड क्वाइट इफेक्टिवली विदाउट डैमेजिंग रिलेशनशिप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसको अगर इफेक्टिव वे में किसी को समझा पा रहे हो, अपने पॉइंट्स रख पा रहे हो और सामने वाले को वो पॉइंट समझा पा रहे हो कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ताकि आगे से आप इस काम को अच्छे से करें, है ना। तो क्या होगा, आपके रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं होंगे और आप जो अपने पॉइंट्स को एक्सेप्ट कराना चाह रहे थे वो पूरा भी हो। तो ये भी कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इन ऑर्डर टू कॉशन, काउंसिल, क्लैरिफाई, apprise, evaluate, reprimand, organize and numerous such objectives we make use of communication, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो अभी देखो आ जाते हैं इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन। इवेल्युएशन क्यों करते हैं, इवेल्युएशन मतलब टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या करेंगे हम कम्युनिकेशन में कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो रही है कि नहीं। इफेक्टिव का अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इफेक्टिव मतलब ये होता है कि जो सेंडर अपने आइडिया को भेजना चाह रहा है वो रिसीवर तक पहुंचा और क्या रिसीवर उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाया, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। तो वो चेक करने के लिए हम इवेल्युएशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है, खुद में वो खत्म नहीं होता,
rather it is a means to attain other ends or goals. सामने वाले को बात समझ में आई, उसने एक्नॉलेज किया, फीडबैक दिया, तो ये एक कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है. सो इट हैज टू बी इफेक्टिव टू बी एबल टू अटेन दीज गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. तो ये सब कुछ करने के लिए इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है. तो क्या क्या चीजें हैं जिससे हम इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट कर पाते हैं कि कम्युनिकेशन सही कि नहीं? तो फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, कॉन्ग्रुएंस, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग. ठीक है, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं. अभी देखो इन सबको हम देखते हैं. फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिवनेस बताती है कम्युनिकेशन की. सो द डिस्टॉर्शन फ्री क्वालिटी ऑफ अ मैसेज इज कॉल्ड फिडेलिटी. मतलब जहां पे कोई रुकावट ना हो, इन अ फ्लुएंट वे मैसेज पहुंचा, ठीक है, रिसीव किया गया, क्वालिटी मैसेज की सही थी, समझ में आने लायक. An effective person gets the message across to others with minimal possibilities of misunderstandings. मतलब A ने B को जो भी कहा, B ने exactly वही सुना और समझा. That is called fidelity of communication. And definitely अगर उसने सही समझा तो वो फीडबैक भी उसको सही देगा और ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा. देन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं. तो इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अ मिनिमम ऑफ एनर्जी, टाइम, सिंबल्स, clues are used to encode messages without losing its fidelity and impact. जो भी आप क्लूज, सिंबल, एनर्जी, टाइम सबका यूज कर रहे हो वो सही यूज करो, तभी तो वो मैसेज सही इनकोड होगा और फिडेलिटी के साथ सामने वाला उसको ले पाएगा. देन कंग्रुएंस का मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही चीजें चलती हैं. राइट, मतलब आप वर्बली भी बता रहे हो और आपके एक्सप्रेशंस भी इंपॉर्टेंट है. अभी एग्जांपल जो दिया था कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अब बाकी दिनों से अच्छी लग रही है, वो उसने बोला लेकिन उसके एक्सप्रेशन में भी गलत गए हों या शब्द गलत गए हों, दोनों ही चीजें इंटीग्रेट करती हैं. देन इन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इफेक्टिवनेस का इन्फ्लुएंस. मतलब ये जो कम्युनिकेटर इज एबल टू एक्सरसाइज ओवर द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेटर जो है, जो बोल रहा है, सेंडर है, वो रिसीवर ने जो बोला और रिसीवर को समझाने का पूरा कोशिश करना, अपना इफेक्ट डालना, ये इंपॉर्टेंट है. इन्फ्लुएंस इन द सेंस हम कह सकते हैं कम्युनिकेटर अचीव द रिजल्ट्स ही इंटेंडेड. मतलब ए जो है वो बी से पार्टी लेना चाहता है तो वो कैसे ले, अच्छे से बोलेगा, कॉन्ग्रेचुलेट करेगा जो भी उसके हैप्पीनेस है, तो डेफिनेटली भी उसको अच्छे से पार्टी देगा. तो जिस बात के लिए उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट की है कम्युनिकेटर में, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ले तो वो उसके अपने इन्फ्लुएंस से ही करेगा. सो दिस इज द पॉइंट. नाउ रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है? तो रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब एक तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है, क्रिएट करता है. इट कंट्रीब्यूट्स टू द बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट. अगर आपके बीच में अच्छा रिलेशन है तो आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करोगे जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, और ट्रस्ट से रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है सोर्स एंड टारगेट, मतलब कि सेंडर और रिसीवर के बीच में. अब एक 7 C's रूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि ये 7 चीजें होनी चाहिए तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा. दैट इज क्रेडिबिलिटी, मतलब ट्रस्ट होना चाहिए. कर्टेसी, रिलेशनशिप में डे बाय डे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ना कि डिक्रीमेंट. क्लैरिटी, मतलब एक दूसरे की बात इजीली समझ जाना. करेक्टनेस, मतलब एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना. कंसिस्टेंस, मतलब कि एक दूसरे को लगातार समझते रहना, स्टेबिलिटी बनाए रखना. कंक्रीटनेस, कॉन्फिडेंस को रीइंफोर्स करना. एंड कंसाइजनेस, मतलब कम मैसेज में लेकिन बातें क्लियरली समझ में आना और ज्यादा टाइम नहीं लगना. तो ये 7 C's रूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के. तो मैंने आपको यहाँ पर वो रूल्स भी बताए और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी बताए कि ये 7 C's क्यों चाहिए. क्रेडिबिलिटी, कर्टेसी, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, कंक्रीटनेस एंड कंसाइजनेस. एंड नेक्स्ट है आपका 4S रूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 4S रूल्स क्या क्या है? तो इट शुड बी 4. सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस एंड स्ट्रेंथ. अब देखो, सिंसियरिटी होना चाहिए, सिंसियर पर्सन हो, सही से अपने पॉइंट्स लिखे, ठीक है, जो वो कहना चाह रहा है पॉजिटिव हो. सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है, मैसेज जितना ज्यादा शॉर्ट हो वो अच्छा है, और स्ट्रेंथ अच्छी हो. ठीक है, मतलब कि क्लियरली वहां पर पहुंच सके. राइट, तो ये चीजें हो गई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 4S रूल में.
अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड मीडिया इन अ डिजिटल एटमोस्फेयर इज रेफर टू एज व्हाट। मतलब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर कंप्यूटिंग भी है, टेलीकॉम भी हो रहा है और मीडिया भी हो रहा है डिजिटल एटमोस्फेयर में। सो डेफिनेटली ये आपको एक कन्वर्जेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कई बार लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में इतनी सारी चीजें नहीं होती, वो तो जस्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन का बात हो रहा है वो हो जाता है ना। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल क्यों बनाए गए हैं, तो ये बेहतर तरीका होता है कि जो भी प्रिंसिपल और प्रोसेसेस चल रहे हैं कम्युनिकेशन को समझाने के लिए, किस सिद्धांत पे बेस्ड है उसको समझने में, तो एक कन्वीनियंट और इजी वे प्रोवाइड करता है मॉडल। क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी टूल्स का यूज कर रहे हैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन होता है, रीजंस होते हैं विच, और आप आराम से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको देखने में, इमेजिन करने में, डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन मॉडल से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ मॉडल्स हैं, जैसे वन वे कम्युनिकेशन जिसको हम लीनियर मॉडल भी कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ सेंडर होता है। टू वे में सेंडर रिसीवर दोनों हो जाता है। एक है शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, थिल एंड बोव्स मॉडल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ को डिस्क्राइब करूंगी। बेसिकली सबका जो ऑब्जेक्टिव है एक ही है। ठीक है, तो पहले मैं शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करती हूँ। ये 1949 में क्लॉडिस शैनॉन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे एंड वॉरेन वीवर प्रोपाउंडेड अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलकर बनाया था, शैनन एंड वॉरेन ने। ठीक है, सो ये मॉडल जो है पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन अ सिंपल लीनियर वे, कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इन अ इजी वे, ताकि सभी को इजीली अंडरस्टैंड भी हो। तो इसका ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, ये एक स्टेप्स आप कह सकते हो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स, जहाँ पे इंफॉर्मेशन बनेगा, ये बिगिनिंग होता है प्रोसेस का। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सेंडर है वो अपना आइडिया क्या देने वाला, पर्पस क्या है उसका। देन मैसेज आता है, जो सेंडर भेजना चाहता है इंफॉर्मेशन, वो सेंडर रिसीवर तक भेजता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के जरिए। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हो गया आपका मैसेज। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो सेंडर मैसेज चाहता है इनकोड करना, उसको इनकोड करेगा और उसको हम ट्रांसमीटर कहेंगे। नॉइज सोर्स जो होगा यहाँ पर क्या होगा, जो मॉडल होता है रिकॉग्नाइज करता है पोटेंशियल ऑफ नॉइज इन डिस्टॉर्टिंग द मैसेज वाइल ट्रांसफर थ्रू चैनल, जो भी मैसेज को डिस्टॉर्ट करेगा उस तरीके का नॉइज। ठीक है, देन रिसेप्शन, ही इज द पर्सन जहां तक वो मैसेज, जिसको मैसेज भेजा गया है, और वो मैसेज को डिकोड करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। एंड देन डेस्टिनेशन क्या होगा, अगर वो अपने सही रिसिपिएंट के पास पहुंच गया है तो वहां पे कम्युनिकेशन एंड हो जाएगा। राइट, अब देख लो यहाँ पर शैनन वीवर पे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि सही सीक्वेंस क्या होगा। तो डेफिनेटली पहले क्या था, सोर्स था। सोर्स के बाद हम मैसेज बनाते हैं, चैनल तो बाद में आता है, तब हम किसी चैनल को सिलेक्ट करके रिसीवर तक भेजते हैं। देखो रिसीवर लास्ट में होगा, सोर्स पहले होगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो रिसीवर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन था। तो पहले आता है मैसेज देन चैनल, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। देन मर्फीज मॉडल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 राइटर्स ने मिलकर इस मॉडल को बनाया था। बेसिकली यहाँ पर 6 कंपोनेंट्स की जरूरत है। पहले कॉन्टेक्स्ट, देखो हर जगह मेन ऑब्जेक्टिव यही कि फीडबैक आए, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे सक्सेसफुली। तो वहां पर हमने क्या लिया था, इंफॉर्मेशन सोर्स। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट है, ये एक तरह का ब्रॉड फील्ड होता है जिसके अंदर कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल काउज ऑफ एक्शन, जितना भी मैसेज है, भले ही वो ओवरऑल है, रिटर्न है, वो कॉन्टेक्स्ट के, इस कॉन्टेक्स्ट के जरिए आता है कि कहाँ से क्या है, वो सारी चीजें। देन सेंडर एनकोड करता है मैसेज को, दैट इज सेंडर एनकोडर। ठीक, तो ये सेकंड सेंडर एनकोडर वाले में क्या होता है, सिंबल या वर्ड्स का यूज करके, ठीक है, टू एक्सप्रेस द मैसेज एंड क्रिएट करता है अपना डिजायर रिस्पॉन्स, जो उसको चाहिए उसके हिसाब से वो बनाता है। देन मैसेज वो इनकोड करके वो मैसेज बन चुका है, जो कोर आइडिया सेंडर चाहता है कम्युनिकेट करने के लिए अपने रिसीवर के साथ, वर्बल नॉन वर्बल सिंबल दोनों का यूज कर सकता है वो। देन मीडियम आता है, मीडियम को ये चैनल करो जिसके जरिए मैसेज को कम्युनिकेट किया जाता है। वो आपका वर्ड भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, साउंड गेस्चर, कुछ भी हो सकता है। देन रिसीवर डिकोड करेगा, दैट इज रिसीवर डिकोडर। जो रिसीवर है या फिर लिसनर है, अगर वो ओरल है तो वो लिसनर होगा,
वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को रिसीव करके देन डिकोड करता है। एंड देन लास्ट एंड फाइनल स्टेज इज योर फीडबैक, जहां पर वो ओरल और रिटर्न जैसा भी उसके पास मैसेज आया है उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करता है। एंड इट कैन बी एन एक्शन सच एज रिसीविंग एन ऑर्डर्ड आइटम, जो आइटम्स हमने चाहा वही आइटम आया, आपने ऑनलाइन कुछ डिलीवर किया वो आप तक पहुंचा, वो भी एक फीडबैक होता है। सेंडर नीड्स फीडबैक इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर, कि आप तक वो चीज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो दैट इज फीडबैक। तो ये मर्फीज मॉडल में हो गया। देन थिल एंड बोव मॉडल भी आपका ऐसा ही होता है। यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन इज मोर देन अ सिंगल एक्ट, ठीक है। सो इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स कंसिस्टिंग 5 फेजेस, जहां पर किसको लिंक किया जा रहा है, अगेन सेंडर एंड रिसीवर को। पहले होता है आइडिया। आइडिया क्या, जो सेंडर भेजना चाहता है मैसेज के जरिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड के आइडियाज हो सकते हैं, जो सेंडर अपने रिसीवर को बताना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, देन वो आइडिया बन जाता है मैसेज, ठीक है। अब वो मैसेज जो है वो वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ द सेंडर इज ट्रांसफर्ड इनटू वर्ड्स, दस बिकम्स अ मैसेज। तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो हम मैसेज बना देते हैं बहुत सारे वर्ड्स का यूज करके, देन वो मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। ये थर्ड स्टेप हो जाता है प्रोसेस में। इज फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, ये फिजिकली भेजा जाता है, वो वर्बल नॉन वर्बल कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। देन रिसीवर उस मैसेज को लेता है, ठीक है, एंड डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है, स्टोर करता है। एंड देन लास्टली फीडबैक वही हो गया कि मैसेज जो है सेंडर ने भेजा वो उस तक मिला तो उसने उसको रिप्लाई किया। फीडबैक यहाँ पर की एलिमेंट होता है, क्योंकि ये देखना चाहता है कि जो सेंडर कहना चाह रहा था क्या वही एग्जैक्टली चीज रिसीवर ने समझा। इवेल्युएट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है फीडबैक यहाँ पे। एंड देन द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल बोथ पार्टीज हैव फिनिश्ड एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। और ये तब तक कम्युनिकेशन चलता है जब तक कि दोनों के बीच में जो बातें वो कहना चाहते हैं क्लियर ना हो जाए तब तक। सो नेक्स्ट है आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के वक्त में कौन कौन सी चीजें रुकावट बनती है, दैट इज बैरियर्स, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर जिसको हम साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर भी कहते हैं, क्रॉस कल्चरल जिसको हम जियोग्राफिक बैरियर भी कहते हैं, फिजिकल बैरियर्स कह सकते हैं या फिजिकल चैनल कह सकते हैं, मीडिया बैरियर कह सकते हैं, एंड देन टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। अब क्या होते हैं इसको भी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स वो होते हैं, सिमेंटिक मतलब मीनिंग्स, ठीक है, मीनिंग्स या इम्पोर्टेंस, ठीक है, या फिर सेंडिंग और रिसेप्शन में मीनिंग का मिसमैच हो जाना, कंटेंट का मिसमैच हो जाना, दैट इज सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। तो जब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो कैसे आप आगे कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या हो जाता है, with physical distance between the members with respect to their function, specialization of task, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे से काफी दूर बैठे हैं, है ना, पावर्स अथॉरिटी के कारण। अब जैसे लाइक मान लो कि कोई मैनेजर है और एक टीम मेंबर है, ठीक है, कैजुअल सा, और ये दोनों बाहर ऑफिस के बाहर फ्रेंड्स हैं, बट ऑफिस में तो दोनों को अपने अपने पोजीशंस को लेकर चलो, मैनेजर ने टीम मेंबर को कुछ काम एलोकेट किया, वो उसकी ड्यूटी थी बट उसने उसको गलत वे में ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पोजीशन के गैप के कारण मिसमैच हो जाना। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब ये भी एक तरीके से दे आर बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप्स अगेन, ठीक है, दो पर्सन के बीच में अगर खिटपिट हो जाना, बातें समझ में ना आना। इंडिविजुअल बैरियर जिसको हम साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर भी कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, बैरियर अराइजेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी, उनके थॉट उनके एक्शन अलग अलग होने के कारण, विच वुड इंक्लूड फिजिकल एलिमेंट्स एंड हैंडीकैप्स, ठीक है, इसके कारण भी हो जाता है, उसके सोच की प्रॉब्लम या उसकी लुक्स या फिर उसमें जो कमी है, इंडिविजुअल स्किल के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। देन क्रॉस कल्चरल जिसको हम जियोग्राफिक बैरियर भी कह रहे हैं, ये टाइम, लोकेशन या एफर्ट्स, जो टाइम के जो इफेक्ट्स हैं टाइम के कारण, उसके कारण जो होता है जियोग्राफिक, जैसे कैसे ना दूरी होना, तो उसके कारण बैरियर्स आना। फिजिकल बैरियर्स जहां पर प्रॉब्लम आ जाती है आपकी मीडिया में जिसके थ्रू आप भेज रहे हो। द इश्यू हाउ बेस्ट टू कम्युनिकेट अ मैसेज आर इंक्लूडेड, जैसे कि इट इज बेस्ट टू ट्रांसमिट अ मैसेज फेस टू फेस। अगर लिख के करो तो एक्सप्रेशन नहीं जा पाते हैं, बट आप फेस टू फेस करोगे तो आप अपने पॉइंट्स भी रख रहे हो, अपने एक्सप्रेशंस भी रख रहे हो, तो नहीं होती है प्रॉब्लम।
टेक्नोलॉजिकल बैरियर की बात कर ले तो वो एडवांसमेंट की बात हो जाती है, जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनरेट हो चुके हैं, है ना। सो जो मीडिया है, मीडिया में भी जो एडवांसमेंट हो रही है अकाउंट को लेकर, वो भी बहुत सारे बैरियर्स को लेके आ रहे हैं। कुछ लोग उस एडवांसमेंट को नहीं समझ पाते हैं और कुछ लोग उसी एडवांसमेंट को डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो दे कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट। अब ये जो बैरियर्स आए उसको हम ओवरकम कैसे करें, कैसे खत्म कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। तो इन अ समराइजेशन वी कैन से कि कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाए जहां पर सभी कॉमनली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकें। प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए आइडिया और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। वन शुड ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेटर है, तो उसे अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि वो अपने जो पॉइंट्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक एग्जैक्टली सेम ही पहुंचे। एंड वन शुड यूज डायरेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। सिंपल और डायरेक्ट बोलने से कंफ्यूजन नहीं होती है। एक मतलब कोई भी चीज को घुमा के बोलने से अच्छा डायरेक्ट बोलें। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शुड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहिए, भले आप वर्टिकली कह रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। एंड देन लास्ट वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर लिसनिंग। सुनना भी बहुत जरूरी। कई बार हम पूरी बात नहीं सुनते हैं, आधे मैसेज को या आधी बात को लेकर हम गलत फीडबैक दे देते हैं। तो बातें पूरी सुननी चाहिए या मैसेज पूरा पढ़ना चाहिए। सो ये बैरियर्स नहीं आएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज व्हाट। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो अभी बताया था मैंने ऑडियंस एटीट्यूड, अभी भी हमने पढ़ा कि ऑडियंस का एटीट्यूड सही होना चाहिए, तो कोई रुकावट नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कम्युनिकेशन से कनेक्टेड नहीं है। मीडियम इज द मैसेज, या फिर द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोकून, या फिर इंफॉर्मेशन इज पावर एंड टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात कहाँ से आ गई। टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल जो है वो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड नहीं है। कम्युनिकेशन सर्कुलर कब बन जाता है। व्हेन द डिकोडर बिकम्स एन एनकोडर, और व्हेन द फीडबैक इज एब्सेंट, और व्हेन द सोर्स इज क्रेडिबल, और व्हेन द चैनल इज क्लियर। सो करेक्ट इज जब डिकोडर ही एनकोडर हो तभी वो सर्कुलर कम्युनिकेशन बन जाता है। जब फीडबैक नहीं हो तब तो वो एक तरीके से मास कम्युनिकेशन हो जाता है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। स्टार्टिंग से आपको ओवरव्यू दे देती हूं मैं। देखिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन के साथ। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स बन जाता है इसमें से, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होता है 80%। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। तो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, है ना। और बिजनेस टर्म्स में भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी हमने देखा। क्योंकि अगर अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से आप नहीं दूसरे के सामने रखोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, वो कैसे पहचानेंगे आपके प्रोडक्ट में क्या खूबी है ना। देन सिंपल डेफिनेशंस हमने देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन देख लिया था। कम्युनिकेशन कैसे एक वर्ड निकल कर है, तो एक लैटिन वर्ड कह सकते हैं कम्युनिस और कम्युनिकेट से बन के, दैट मीन्स टू मेक कॉमन, राइट। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फीडबैक, क्योंकि वो बताता है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं। और ये हमने डेफिनेशंस भी देख लेते हैं स्कॉलर्स के द्वारा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, एनकोड किया जाता है इनपुट को, देन आउटपुट वो बनता है, उसको डिकोड किया जाता है, एंड देन फीडबैक। तो सेंडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडिया क्रिएट करना, आइडिया को इनकोड करना और एक मीडियम के जरिए उसको ट्रांसमिट करना। एंड देन रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को इंटरप्रेट करना, और जैसा उसने इस मैसेज को समझा उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देना। और फीडबैक जो है इफेक्टिवनेस को बताती है। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी कई सारे देखे थे। देन अगर बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिसीवर हैं, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज इंट्रापर्सनल, अगर अकेले बात कर रहे हो, 2 लोग बात कर रहे हो तो इंटरपर्सनल,
अगर मोर देन 2 पर्सन हो, स्मॉल ग्रुप या बिग ग्रुप में हो तो ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड मास कम्युनिकेशन जब लार्ज ग्रुप ऑफ पर्संस को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है और यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं होता, जैसे कि हम रेडियो के जरिए करते हैं, हम कह सकते हैं टीवी के जरिए कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन बात कर लेते हैं मीडियम एम्प्लॉयड, ठीक है, कि किस पर्सन के बीच में हो रहा है, ठीक है, मीडियम कैसा है, तो वहां पर वर्बल नॉन वर्बल हो गया आपका, मेटा कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, डाउनवर्ड अपवर्ड, लेटरल डायगोनल, ठीक है। वर्बल जैसे मैंने वर्बल में बताया कि हम कुछ बोल के कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, और जहां पर हम गेस्चर और सिंबल का यूज कर रहे हैं वो नॉन वर्बल हो गई। मेटा कम्युनिकेशन में हमने बात की थी, ठीक है, तो मेटा कम्युनिकेशन की बात कर ले यहाँ पे, तो बताया था आपको कि स्पीकर किस तरीके से बोल रहा है, उसके इंटेंशंस क्या है, किसी एक सेंटेंस के दो मतलब निकल कर आ रहा है, दैट इज मेटा कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम फॉर्मली बात करें ना, ऑफिस ऑफिशियल वे में, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम आउट ऑफ ऑफिस बात करें, किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में बात कर सकते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जब कोई हायर पोजीशन का पर्सन लोअर पोजीशन के पर्सन से बात कर रहा है, दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। और अपवर्ड में जब कोई लोअर पोजीशन का पर्सन हायर पोजीशन के पर्सन से बात कर रहा है। लेटरल में क्या होता है, सेम पोजीशन का पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। डायगोनल क्या होता है, जिसको हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन में कहते हैं, यहाँ पर कोई भी पर्सन किसी से भी बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन ये क्वेश्चन करने बाद साइबरनेटिक्स हमने देख लिया था, है ना, इस पे क्वेश्चन भी देखा था। ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का, वो हम देख चुके हैं। देन इवेल्युएशन क्यों करना है, तो फेडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तब हम इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस, इन्फ्लुएंस सही होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, है ना। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। 7 C's रूल्स क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने बताया था आपको, क्रेडिबिलिटी, कर्टेसी, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, कंक्रीटनेस एंड कंसाइजनेस, और क्या ऑब्जेक्टिव है रिस्पेक्टिवली वो भी दिया हुआ है। एंड उसके बाद था आपका क्या 4 C's रूल्स, तो इसके अंदर क्या आ जाता 4 S रूल्स, ठीक है। 4 S रूल्स क्या होते हैं, तो सीनियरिटी हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, शॉर्टनेस हो गया एंड स्ट्रेंथ हो गई। क्वेश्चंस कई सारे हमने देख लिए थे। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा, है ना, मॉडल्स, दैट मीन्स हमने हर एक मॉडल को देखा। शैनॉन वीवर में क्या था, इंफॉर्मेशन सोर्स पहले बनाते हैं हम लोग, मैसेज लेते हैं, उसको ट्रांसमिट किया जाता है, कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है वो नॉइज सोर्स होता है, उसको चेक करते हैं, देन रिसेप्शन होता है एंड देन डेस्टिनेशन, जब कम्युनिकेशन एंड पे हो जाए। देन मर्फीज मॉडल में कॉन्टेक्स्ट होता है, सेंडर एनकोड करता है मैसेज को, वो मैसेज बन जाता है, देन मीडियम के जरिए हम भेजते हैं उसको, रिसीवर डिकोड करता है एंड देन फाइनली अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज फीडबैक जनरेट किया जाता है रिसीवर के द्वारा। थिल एंड बोव मॉडल में भी सेम पॉइंट है, आइडिया, मैसेज इज ट्रांसमिटेड, रिसीवर मैसेज पाता है एंड देन लास्टली फीडबैक। सो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। देन बैरियर्स क्या क्या है वो हम देख चुके हैं, सिमेंटिक बैरियर्स जहाँ पर चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है ना। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड पावर्स के कारण, इंटरपर्सनल में एक दूसरे की बात ना समझना, इंडिविजुअल बैरियर्स में आपके फिजिकल एलिमेंट्स के कारण कई सारी चीज़ें हैं, पुअर लिसनिंग, इम्प्रॉपर रीडिंग स्किल के कारण। ज्योग्राफिकल बैरियर्स में हमने देख लिया, दूरी होने के कारण, टाइमिंग के कारण। फिजिकल बैरियर्स में आप देख सकते हैं कि आप फेस टू फेस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ लोग उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, उसके कारण तो ये बैरियर्स हो जाते हैं। कैसे ओवरकम कर सकते हैं तो वो हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है आपका 80% जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट में ही रहता है। रिमेनिंग 20% अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिफिकल्ट में जाता है। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको जनरली बता ही दिए हैं, बैरियर्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजफुल टिप्स यही कहूँगी, जितना कुछ अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उस पर आप क्वेश्चंस खुद फ्रेम करें, डेली प्रैक्टिस करें, तो देख लीजिएगा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली कम्युनिकेशन के अंदर, सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। क्वेश्चंस भी आपको बताएं, वो क्वेश्चंस आपको जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लगे लेवल ऑफ क्वेश्चन का। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें,
खुद भी ट्राई करें, खुद को भी अपॉर्चुनिटी दें। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करने ना बैठ जाएं। पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को लें, उस क्वेश्चन को खुद पहले ट्राई करें। ट्राई करने के लिए भी अपने आप को एक लिमिटेड टाइम प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को 1 घंटा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, टाइम को भी लेकर चलना है। जब आप ट्राई कर लें एक लिमिटेड टाइम के साथ, उसके बाद आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखें और देखें कि उस क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, और जितना ज्यादा क्वेश्चन उतनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।